जब किसी चीज़ की आदत लग जाती तो फिर वो आदत से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब इस वजह से क्या हुआ कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत अधिक होने लग गया। वजह ये हुई कि किसान के अंदर वो विवेक जागृत हो गया, उसको वो ज्ञान प्राप्त हो गया कि जैसे ही फसल पीली हुई, एक छींटा यूरिया का मार दो तो फसल हरी हो जाएगी। अगले दिन। तो वो होता था, एक छींटा मारते से ही एक हफ्ते में फसल का रंग बदल गया। तो किसान सोचता था कि हर समस्या का निदान और समाधान यूरिया है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके नाइट्रोजन का इस्तेमाल बढ़ता गया, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चाहिए और मिट्टी में है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन हो नहीं पा रहा, क्योंकि सारा नाइट्रोजन आप करेंगे तो नाइट्रोजनमय हो गया सारा कुछ, पूरी धरती। तो उसके कारण आपको दूसरे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ गई। बोरान आपने कभी सोचा नहीं था, वो डेफिशिएंट दिख रहा। जिंक की आपने डेफिशिएंसी सोची नहीं थी, वो दिखाई दे रही। पूरे कोस्टल एरिया में जहाँ मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन वहाँ की मिट्टियों में जो अन्न उगता है उसमें आयरन कम पाया जाता है। वहाँ की महिलाएं, खासतौर से लड़कियां, खासतौर से जो युवा माताएं हैं, उनको एनीमिया की प्रॉब्लम है, उनके जबकि मिट्टी में आयरन है। फर्टिलाइजर कंपनियां, अगर ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसान को होता है तो फर्टिलाइजर कंपनियों से ज्यादा खुश कौन होगा? आज सब्सिडी फर्टिलाइजर कंपनी के माध्यम से दी जा रही। किसान को तो सब्सिडी का पता ही नहीं है। 50 रुपए किलो का यूरिया किसान को तो 5.5 रुपए मिल रहा है, लेकिन 45 रुपए की जो सब्सिडी है वो तो कंपनी के द्वारा दी जा रही है, कंपनी के थ्रू, माध्यम से, मतलब। बिल्कुल। लेकिन सरकार आज की सब्सिडी का पैसा आज तो देती नहीं है, तो कंपनी का तो पैसा अटक गया ना। तो ये जो कंपनी का जो आप बोल रहे हैं ना, 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ सब्सिडी का बोझ, ये सिर्फ सरकार के कंधे पर ही नहीं है, बल्कि ये कंपनियों के माध्यम से दिया गया। तो कंपनियों के कंधे भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि सरकार आज की सब्सिडी आज ही वापस नहीं करती, तुरंत नहीं दे रही है। तुरंत नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो सिस्टम है, पीएफएमएस बहुत बड़ा सिस्टम है, और ये बहुत बड़ा देश है। इतने व्यापक देश में, विशाल देश में तुरंत तो एक बटन दबाई और हो गया, ऐसा तो नहीं ना। तो इसलिए आपको स्पष्ट बता दूं कि कंपनियों ने इसका कभी विरोध नहीं किया। अच्छा, कंपनियों ने कभी भी इस चीज का विरोध नहीं किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों को क्यों दे रहे हो या नहीं देना चाहिए, हमारे माध्यम से ही करो, ये कभी भी नहीं कहा कंपनियों ने। कैसे कहेगा बताइए? प्रोडक्शन डोमेस्टिक है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल भी बाहर से आ रहा है, उसको इंटरमीडिएट्स कहते हैं। किसी आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए, आपको गैसेस चाहिए, तो ये तो चीजें आपको बाहर से लाना है। 1950 से 60 के दशक में जब भारत भुखमरी का शिकार था, तो भारत के वैज्ञानिकों, भारत के किसानों, भारत के जो नीति निर्माताओं और नेताओं ने सबने मिलकर हरित क्रांति की एक संकल्पना की और उस पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसमें नई बीजों की नई किस्मों का विकास हुआ, खरीद की व्यवस्था हुई, साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का भी जो है इस्तेमाल शुरू किया गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत कुछ साल में 70 और 80 के दशक में आते आते कई सारी फसलों में आत्मनिर्भर हुआ और लोगों का पेट भरने लगे। आज स्थिति ये है कि भारत एक बड़े एक्सपोर्टर के तौर पे पूरी दुनिया में खड़ा है, चाहे चावल का एक्सपोर्ट हो, चाहे गेहूं का एक्सपोर्ट हो, और भी तमाम चीज़ों का, बागवानी फसलों का जो उपज है उसका एक्सपोर्ट हो, सब बहुत सारी चीज़ों में भारत बहुत अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। लेकिन समय के साथ उस हरित क्रांति के दुष्प्रभाव भी देखने को मिले, और उसकी एक बड़ी वजह ये रही कि हमने रासायनिक जो फर्टिलाइज़र थे उनका और कीटनाशकों का बेतहाशा इस्तेमाल शुरू किया। जितना इस्तेमाल करना चाहिए था उतना नहीं किया, उससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। कई राज्यों में 2-2, 3-3 गुना हमने इस्तेमाल किया। तो उसके वजह से बहुत सारे हमारे सामने तकलीफ़ें आई हैं। तो इसका समाधान क्या है? अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है जुडिशियस इस्तेमाल करिए, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल करिए। तो इसमें एक बड़ी भूमिका बन जाती है सरकारी जो सिस्टम में लोग बैठे हैं उनकी, और एक बड़ी भूमिका बनती है इंडस्ट्री की, जो रासायनिक फर्टिलाइज़र और रासायनिक जो ये है कीटनाशक हैं उनको बनाने का काम करते हैं। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है अलग अलग क्षेत्र में, खासतौर पे सॉइल मैनेजमेंट में, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी। और सुरेश कुमार चौधरी जी ICR में DDG NRM रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन इस वक्त उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि एक ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं
जिनकी जिम्मेदारी इंडस्ट्री के साथ भी है, जिनकी जिम्मेदारी किसानों के साथ भी है और देश के साथ भी है। तो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आप डीजी हैं, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कई बार ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब की ये कॉन्फ्लिक्ट है कि हम एक तरफ कहते हैं कि भाई ये खाद नुकसान कर रही है, दूसरी तरफ अगर उसको न डालें तो उसका भी नुकसान है। भारत 150 करोड़ कुछ साल में हो जाएगा, तो खाद्यान्न की एक चुनौती है। छोटा मोटा देश है नहीं, छोटी मोटी जनसंख्या है नहीं। तो ये जो खादों का इस्तेमाल है, रासायनिक खादों का इस्तेमाल है, ये कैसे किसान सही मात्रा में करेंगे? सॉइल हेल्थ कार्ड कई साल हो गए आए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कई राज्यों में, हम अपने आस पड़ोस, हम सब किसान परिवार से हैं, देखते हैं अपने आस पड़ोस कई खादों का बहुत अंधाधुंध इस्तेमाल होता है, कई जो न्यूट्रिएंट हैं उनका इस्तेमाल ही नहीं होता। तो इसमें फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है, कैसे हम किसानों को बता पाएंगे? जी, फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ये फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का एक एसोसिएशन है। नेचुरली ये फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, तो ये फर्टिलाइज़र का मैन्युफैक्चर करते हैं। देश में फर्टिलाइज़र सारा का सारा मैन्युफैक्चर नहीं होता। कुछ फर्टिलाइज़र्स हमको बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आयात करने होते हैं। कुछ फर्टिलाइज़र का जो रॉ मटेरियल है वो आयात करना पड़ता है, और कुछ फर्टिलाइज़र के लिए हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं, जैसे एसिड्स चाहिए, गैसेस है, उसका हम आयात करते हैं। और बहुत कम फर्टिलाइज़र ऐसे हैं हम जो डोमेस्टिकली अपने देश में बनाते हैं। तो कुल मिला के जितनी ज़रूरत है, जो भारत सरकार का कृषि विभाग और उर्वरक विभाग जो ज़रूरत निकालता है और वो ज़रूरत कंपनियों के साथ शेयर करता है, उस मात्रा में ये कंपनियां या तो बनाती है या आयात करती है। अब भारत की कृषि की जो व्यवस्था है, जैसा आपने बताया, 50 का दशक हमारा भुखमरी का दशक था। हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था और हम आयात पर पूर्णतः निर्भर थे। उसके बाद का जो दशक ये आशा का दशक था। इसमें हमारी आशाएं, महत्वाकांक्षाएं पल्लवित हो रही थी। क्यों? क्योंकि इस दशक में एम.एस. स्वामीनाथन जी जैसे बड़े प्रगाढ़ विद्वत्ता वाले कृषि वैज्ञानिक, नॉर्मन बोरलॉग जैसे कृषि वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसी समय शुरू हुआ कार्यक्रम हाइब्रिडाइजेशन का, जिसको बृहत रूप से हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि वो क्रांति है, हरित क्रांति है। वजह यह है कि जहाँ उत्पादन 1 क्विंटल हो रहा था, वहाँ जब उत्पादन आपका 3 से 4 क्विंटल हो जाए तो ये अपने आप में क्रांति है। बिल्कुल। और जब आपका आयात पर निर्भर था, आज आपको अपने घर में सारा खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है, तो निसंदेह ये क्रांति का एक स्वरूप था। लेकिन जैसे जैसे नए बीज आए, लेकिन ये नए बीज जो आ रहे थे, इनमें एक ही बात थी कि इनको पानी की और न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्वों की बहुत अधिक आवश्यकता थी। जब आप उत्पादन 3 से 4 गुना करते हो तो खुराक भी आपको चाहिए, है ना? तो ये साधारण सा पहलवान बनाना है, बिल्कुल, तो खुराक देनी है। पहलवान बनाना है तो आपको दूध पिलाना पड़ेगा, अच्छी खुराक खिलानी पड़ेगी। उसके चलते जो नई नई वैरायटीज़ आई, रिस्पॉन्स मिलने लग गया, तो किसान की और आशाएं बढ़ती गई और वो अधिक से अधिक उत्पादन लेने का प्रयास करता रहा। इस दिशा में चूँकि 70-80 का जो दशक था, उस समय किसानों को सपोर्ट करने की आवश्यकता थी, तो सारे जो फर्टिलाइज़र्स थे, ये फर्टिलाइज़र्स जितने उर्वरक थे, उसको सरकार ने सब्सिडी के रूप में सपोर्ट करना शुरू किया ताकि किसानों के ऊपर पूरा बोझ न पड़े। लेकिन जब किसी चीज़ की आदत लग जाती तो फिर वो आदत से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब इस वजह से क्या हुआ कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत अधिक होने लग गया। वजह ये हुई कि किसान के अंदर वो विवेक जागृत हो गया, उसको वो ज्ञान प्राप्त हो गया कि जैसे ही फसल पीली हुई, एक छींटा यूरिया का मार दो तो फसल हरी हो जाएगी। अगले दिन तो वो होता था, एक छींटा मारते से ही 1 हफ्ते में फसल का रंग बदल गया। तो किसान सोचता था कि हर समस्या का निदान और समाधान यूरिया है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके नाइट्रोजन का इस्तेमाल बढ़ता गया। अब
जो उर्वरक बाहर से आ रहे हैं या बाहर से रॉ मटेरियल आ रहा है या यहाँ उत्पादन किया जा रहा है, वो भाई उसमें पैसे तो इन्वॉल्व है ना, बड़ी मात्रा में पैसा इन्वॉल्व है। अब जब आप सब्सिडी देंगे तो सब्सिडी किसान को तो आप नहीं दे रहे, किसान को तो कम दाम में आप उर्वरक मुहैया करा रहे हैं और उसके ऊपर का सब्सिडी अंदाजा ही नहीं है, उसको अंदाजा ही नहीं। हाँ। इसलिए वो किसान समझ ही नहीं पाया कि जो चीज उसके हाथ में वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। जैसे आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहता है कि भैया ये एंटीबायोटिक है, ये आपका 5 दिन का एंटीबायोटिक है, सुबह और शाम एक एंटीबायोटिक की दवा और उसमें मल्टीविटामिन की 3 गोलियां सुबह दोपहर शाम, ये प्रिस्क्रिप्शन हुआ ना। आप बड़े नियम के साथ उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप फॉलो करते हो। लेकिन यहां तो ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन था नहीं, तो किसान अंधाधुंध इस्तेमाल करने लग गया। तो जो अनुपात 4:2:1 इस अनुपात में इस्तेमाल होना चाहिए था नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का, वो अनुपात बढ़ता गया और वो लगभग 9.5:5:1 यहां तक पहुंच गया। धीरे धीरे करके 7:3:1 यहां तक आया। अब ये जो स्क्यूडनेस या इम्बैलेंस पैदा हुआ, उसके कारण मिट्टी में नाना प्रकार की समस्याएं पैदा हुई। पहली जो इमीडिएट समस्या पैदा हुई, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत हो गया, तो जो जड़ों के आसपास की जो मिट्टी है उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों का नुकसान होना शुरू हो गया। वैसे भी आप किसी चीज के ऊपर यूरिया डाल दो, धीरे धीरे करके चीजें जलने लग जाती है, तो वहां पर माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी नष्ट होने लग गई। उसके कारण जितने बैक्टीरिया, जितने मित्र सूक्ष्म जीव है, मित्र सूक्ष्म जीवों का ह्रास होने लग गया। इसी तरह से मित्र जीव जैसे अर्थवर्म है या केंचुए जिसको कहते हैं हम लोग, उसको बहुत बड़ी मात्रा में उसका डैमेज हो गया। अब दूसरी तरफ ये हुआ कि चूंकि यूरिया सस्ता मिल रहा है किसान को, 5.5 रुपये 1 किलो को मिल रहा है, तो अधिक से अधिक यूरिया इस्तेमाल करने की उसकी टेंडेंसी हो गई। फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल उसकी तुलना में बहुत कम हो गया। अभी भी आप ये देखिए कि आप अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारा फर्टिलाइजर कंजम्पशन बहुत अधिक नहीं है। 140, ओवरऑल अगर देखें तो 140 मिलियन हेक्टर में 141 मिलियन हेक्टर के ऊपर बहुत अधिक कंजम्पशन हमारा नहीं है। लेकिन फिर समस्या क्या है? समस्या है कि हमारा कंजम्पशन असंतुलित है। असंतुलित होने के कारण दिन प्रतिदिन नए नए न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आने लग गई। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चाहिए और मिट्टी में है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन हो नहीं पा रहा, क्योंकि सारा नाइट्रोजन आप करेंगे तो नाइट्रोजनमय हो गया सारा पूरी धरती। तो उसके कारण आपको दूसरे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ गई। बोरान आपने कभी सोचा नहीं था, वो डेफिसिट दिख रहा। जिंक की आपने डेफिशिएंसी सोची नहीं थी, वो दिखाई दे रही। पूरे कोस्टल एरिया में जहां मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन वहां की मिट्टियों में जो अन्न उगता है उसमें आयरन कम पाया जाता है। वहां की महिलाएं, खासतौर से लड़कियां, खासतौर से जो युवा माताएं हैं, उनको एनीमिया की प्रॉब्लम है। उनके जबकि मिट्टी में आयरन है। अब वो फॉर्म होता है फेरिक आयरन, फेरस आयरन, उसकी उपलब्धता की बात है वो। अच्छा, तो चूंकि आयरन का एक्सप्लॉइटेशन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे तरीके से हो गया और नाइट्रोजन इतना अधिक हो गया कि आयरन अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है। उसके कारण नाइट्रोजन ने दबा दिया, यूरिया ने दबा दिया, बिल्कुल सब चीज़ों को दबा दिया। तो उसके कारण ये हो रहा है कि मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की समस्या आ गई। अब मैंने कहा कि आप तो चले गए डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक लिखवाने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लाए, तो सरकार ने भी ये कोशिश की है कि इस तरह से कोई प्रिस्क्रिप्शन बने। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इस बात का हमेशा सपोर्ट किया है कि किसानों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाए मिट्टी का भी। और हमारे कृषि विभाग, भारत सरकार का कृषि विभाग, उन्होंने 2 साइकिल्स में ये सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे। सॉइल हेल्थ कार्ड आपको बताते हैं कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ऐसे सारे 12 तत्वों की जानकारी उसके अंदर होती है। पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, एनपीके, सीए, एमजीएस, एफईएमएन, ZNC, ये सारे जो प्रमुख जो मुख्य तत्व होते हैं उसकी सारी जानकारी वो देते हैं। और सिर्फ जानकारी देने से तो काम नहीं चलेगा, करना क्या है? तो फिर वो किसानों से पूछा जाता है कि आप उगाएंगे क्या। तो 3 खरीफ की फसलें, 3 रबी की फसलें जो उसकी मुख्य है, तो उस फसलों को कितना आपको उर्वरक देना चाहिए, आपकी मिट्टी में अगर इतनी मात्रा है तो आपको अलग से कितने उर्वरक आपको सिफारिश करनी चाहिए, उसकी जानकारी उस कार्ड के ऊपर दी जाती है।
दुर्भाग्य से हमारे किसान भाई इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, देखते नहीं है, वो देखते समझते नहीं हैं है, कि बिल्कुल कागज नहीं का देखते। टुकड़ा है, फेंक देते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब तक इसको कॉस्ट बेस्ड नहीं करें हम लोग, इसकी कोई कीमत न लगाएं, इसकी जानकारी किसानों को इसकी जानकारी न दें और किसानों को कुछ हम प्रोत्साहित न करें, उनको कोई रिवार्ड या अवार्ड इस तरह का हम न दें, तब तक किसान समझ नहीं पाएंगे। अन्यथा उसको एक कागज का टुकड़ा समझ करके जो इन्विटेशन कार्ड आता ना, पत्रिका, लग्न हाँ, पत्रिका, बस वैसे उसी वैसे तार में लगा करके छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। ये समस्या है। तो अभी जो ज़्यादा यूरिया किन किन एरिया में आप लोगों ने एनआरएम में तो लंबे समय तक आपने काम किया, तो कौन से ऐसे एरिया हैं भारत में जहाँ पे ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं किसान, और कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे थोड़े जागरूक दिखते हैं? देखिए, जब 6-7 साल पहले अक्सर पंजाब और हरियाणा को ब्लेम किया जाता था कि वो बहुत खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड अगर देखें तो आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, ये राज्य आगे निकल गए। आप सोच भी नहीं सकते कि इन राज्यों में पंजाब हरियाणा बदनाम है बस। पंजाब हरियाणा बदनाम है, हम्म, लेकिन ये तेलंगाना, आंध्रा, बिहार, इसमें फर्टिलाइजर कंजम्पशन काफ़ी आगे निकल गया है। इसके बाद हरियाणा पंजाब का तो है ही है, क्योंकि वहाँ पर राइस व्हीट का प्रोडक्शन भी है, क्योंकि हरियाणा पंजाब का प्रोडक्शन अगर देखें तो खरीफ और रबी दोनों मिला करके 12 से 13 टन का प्रोडक्शन है। मतलब चावल और गेहूं दोनों का मिला दे तो 1 हेक्टर में 12 से 13 टन का उत्पादन है। तो 12-13 टन उत्पादन करने के लिए अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन जहाँ का उत्पादन 6 से 7 टन है खरीफ और रबी मिला करके, वहाँ पे अगर पंजाब हरियाणा से भी ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गए। आंध्रा में डॉक्टर साहब ज़्यादा होने लगा पंजाब हरियाणा से इस्तेमाल? नहीं, अगर प्रति हेक्टर निकालेंगे तो हाँ, अलग बात आएगी, प्रति क्योंकि वहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया में फ़र्क है। लेकिन अगर ओवरऑल कंजम्पशन अगर आप देखेंगे तो निसंदेह आंध्रा आगे निकल गया है। और ये इसलिए आगे निकल गया है क्योंकि यहाँ पर अब मेज़ की खेती बहुत ज़्यादा, में पोल्ट्री के लिए जो मेज़ उगाया जाता है वो बहुत ज़्यादा है। सब्जी का भी उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है। इसमें अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है फर्टिलाइज़र का। तो इसलिए ये सोचने की ज़रूरत है। एक जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें बिल्कुल आंकड़े स्पष्ट दिखाई दिए थे कि कुछ ऐसे लगभग 50% जो फर्टिलाइजर्स है वो 25% एरिया में चला जाता है। 50% फर्टिलाइजर 25% एरिया में चला 25 से 30% एरिया में चला जाता एरिया है, और बाकी बचा हुआ 50% बचे हुए पूरे देश 70% में जाता है। अब उसमें नॉर्थ ईस्ट को निकाल दे आप, क्योंकि वहाँ का कंजम्पशन बहुत ही कम है, बहुत कम है। नहीं ना के बराबर है। लेकिन दूसरा सवाल आपने किया कि कुछ ऐसे राज्य भी है जहाँ पर विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये ऐसे राज्य है यहाँ पर अभी भी कंजम्पशन 4:2:1 के आसपास है। मे बी 4.3 टू समथिंग 2.3 टू 1 ऐसा कुछ आता है। मतलब वो आइडियल के आसपास है। बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये पश्चिम भाग जो है देश का, पश्चिमी भाग में अभी भी थोड़ा सा नियंत्रित और संतुलित है, लेकिन अन्य जगहों में वो स्क्यूड हो गया है नाइट्रोजन की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम एक बात कर रहे हैं कि अगर जिंक की कमी है, आयरन की कमी है ज़मीन में, या पौधों में उसकी कमी हो रही है, तो वो इंसानों में भी आ रहा है, उसकी कमी इंसान में भी दिख रही है। तो अगर नाइट्रोजन ज़मीन में ज़्यादा है तो क्या वो इंसानों के भी फूड साइकिल में या किसी तरह से पानी में या दूसरे तरह से उसको हार्म करता है? हाँ, नाइट्रोजन का ऐसा रहता है, नाइट्रोजन बड़ा मोबाइल तत्व होता है। हाँ। बड़ा तेजी से घूमता है इधर से उधर। नाइट्रोजन मतलब अब जब यूरिया डालते हैं तो वो हाइड्रोलिसिस होने के बाद में नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रेट आयन को पौधों की जड़ें ले लेती है, लेकिन सारा तो ले नहीं पाती। तो जो उसकी उपयोग दक्षता है लगभग 40% है। 60% जो नाइट्रेट होता है या नाइट्रोजन होता है, उसमें से अधिकतर पानी के साथ नीचे बहना शुरू करता है। अच्छा। तो हमारा भूगर्भ का जल है वहां तक वो जाके पहुंच जाता है। कुछ जो जिस मिट्टी का पीएच अधिक होता है वहां पर वो नाइट्रस ऑक्साइड बनकर के उड़ जाता है या अमोनिया बनकर के उड़ जाता है, और जो इस्तेमाल नहीं हो पाता है, जो मिट्टी में पड़ा रहता है, बहुत थोड़ी मात्रा में वो अगली फसल में उपयोग होता है। लेकिन इन सब में चिंता के विषय 2 है कि अधिक नाइट्रोजन डालने से नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में अगर वो गैस के फॉर्म में अगर निकलता है वो बहुत खतरनाक है। अच्छा। खतरनाक ऐसा है कि वो है ग्रीन हाउस गैस, उससे क्लाइमेट चेंज को और बढ़ावा मिलता है,
क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभावों को बढ़ावा मिलता है। रिस करके भूगर्भ के पानी में जाके मिलता है तो वो अल्टीमेटली हैंडपंप से आप पानी निकालेंगे तो पीने में जाएगा। उसमें कंसंट्रेशन की लिमिट कुछ हद तक आप सहन कर सकता है, इंसान भी और जानवर भी, लेकिन वो कब तक होगा? कभी ना कभी तो उसमें भी ऐसी सिचुएशन आएगी। अभी भारत में ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन आई नहीं है। अच्छा, लेकिन दुनिया में है कहीं कहीं। नहीं, यहाँ भी रक्षा, लेकिन कुछ इंडियन नाइट्रोजन एक ग्रुप बना था कोई, हाँ, उसने कोई असेसमेंट किया था कि पंजाब हरियाणा में शायद WHO के जो नॉर्म्स हैं, राइट, उससे कुछ ज़्यादा है। लेकिन भारत सरकार और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनकी जो जानकारी उसके हिसाब से बहुत अधिक चिंता का विषय अभी नहीं है। लेकिन चिंता का विषय नहीं है इसका मतलब बन सकता है, आगे जाके तो बन सकता है। अगर यही हाल रहेगा और अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो आगे जाके तो बन सकता है। तो इसलिए उसमें भी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो जिस तरह से कुल मिला के ये है कि जिस तरह से कोई बीमार पड़ रहा है या हेल्थ ठीक रखने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट अपना ले रहा है, विटामिन की गोलियां ले रहा है, टॉनिक ले रहा है, उसी तरह से अगर जमीन को भी उसी तरह से समझा जाए, उससे अलग न समझा जाए, बिल्कुल उसी तरह से बिहेव किया जाए, उसी तरह से ट्रीट किया जाए। इसलिए एक कल्पना और भी आई थी, कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स। अच्छा, इसमें जैसे उत्तर प्रदेश का एक कोई विशेष जिला होगा, इटावा जिला होगा या कोई एक जिला होगा, वहां आलू की खेती होती हो, तो उस जिले की मिट्टी की जो जरूरत है वो अलग है, NPK की वैल्यूज आपको पता है। हाँ। और अगर वहां आलू उगाना है तो आलू को कितने रिक्वायरमेंट ये आपको पता है। तो उस हिसाब से छोटी छोटी बोरियां, छोटी छोटी बैग, 2.5 किलो की, 3 किलो की ऐसी बैग बना करके उसके अंदर केवल NPK नहीं, इसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है सबको बैलेंस करके बैलेंस फर्टिलाइजर के तौर पर उसको कस्टम पूरा एक पैकेज बना करके दिया जाए। तो ये प्रयोग भी हुए हैं और बड़े सारी ग्रेड्स देश में आई। अच्छा, ऐसा हुआ? जी, उसको कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत अधिक पॉपुलर नहीं हो पाई, क्योंकि खेती में ऐसा होता है कि एक ही तरह का खाद या एक ही तरह की चीज़ जो है वो सारी फसल के जो स्टेजेस है उसमें जरूरत नहीं होती। शुरू में किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ी थोड़ी कम जरूरत होती है, तो उसके हिसाब से अनुपात बदलता रहता है। और एक ही फसल की अलग अलग वेराइटी में भी वो चेंजेस आते हैं। इसलिए कस्टमाइज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ प्रयास किए गए। जैसे कुछ कैश क्रॉप्स है ना, कॉटन, शुगर कैन, पोटैटो, इन फसलों में तो किया गया। तो इसमें काफ़ी बड़े अच्छे वो सफल भी रहा ये प्रयोग। लेकिन फिर किसानों का जो प्रेफरेंस है, किसानों का प्रेफरेंस यही होता है कि भैया हमको तो बोरी दे दो, हम तो छींटा मारेंगे बस। उसका इंटरेस्ट इसमें है। अच्छा, एक मुद्दा तो ये है कि वो जुडिशियस इस्तेमाल नहीं कर रहे, बहुत इम्बैलेंस है। और हमने भी देखा, हम तो किसान परिवार से, कि पड़ोस में किसी ने 5 किलो डाला तो हमने 10 किलो डाल दिया, और हरा करना है बस। आयरन की कमी है तो भी यही डाल दिया, किसी भी चीज़ की कमी है तो भी यूरिया डाल दिया। ये एक जनरल एक बात हो गई है, जागरूकता की कमी है। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि भाई किसान भी इस चीज़ को समझें कि ये जो आपको मिल रहा है, 2200-2300 रुपये की यूरिया की बोरी लगती है और आपको 250 रुपये के आसपास में मिल रही है, तो आप मुफ्त मत समझो, है ना। तो इसी से रिलेटेड एक मुद्दा है डॉक्टर साहब, काफ़ी दिनों से चल रहा है। CSCP ने भी रिकमेंड किया कि डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए। अभी केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 10-11 करोड़ किसानों का हमारे पास लैंड रिकॉर्ड भी आ गया, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल भी है, तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है डायरेक्ट सब्सिडी देना। सब्सिडी एक वक्त हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। तो ये जो सरकार की कोशिश है, इस पे अभी कुछ कंक्रीट तो नहीं आया, लेकिन कोशिश जारी है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तमाम जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं 400-450, उसका आप नेतृत्व करते हैं। तो आप लोगों का क्या मत है, ये जो डायरेक्ट सब्सिडी है ये होना चाहिए? ये किसानों के लिए तो फ़ायदेमंद दिखता है, क्या ये कंपनियां भी इसके स्वीकार करेंगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ हैं सोसाइटी में फैलाए गए कि कंपनियों का जो संगठन है या जो बड़ी कंपनियां हैं, उनकी लॉबी इसे होने नहीं देना चाहती। तो आप इसके DG हैं, सारी कंपनियों जो संगठन है, आपका क्या मत है? कंपनियां क्या चाहती हैं? उस भ्रम को थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप दूर करिए कि आप लोग इधर हैं या इधर हैं। देखिए, ये भ्रम की स्थिति फैलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सीधी सी बात है, फर्टिलाइजर कंपनियां
अगर ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसान को होता है तो फर्टिलाइजर कंपनी से ज़्यादा खुश कौन होगा। आज सब्सिडी फर्टिलाइजर कंपनी के माध्यम से दी जा रही है, किसान को तो सब्सिडी का पता ही नहीं है। 50 रुपए किलो का यूरिया किसान को तो 5.5 रुपये मिल रहा है, लेकिन 45 रुपए की जो सब्सिडी है वो तो कंपनी के द्वारा दी जा रही है, कंपनी के थ्रू माध्यम से मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार आज की सब्सिडी का पैसा आज तो देती नहीं है, तो कंपनी का तो पैसा अटक गया ना। तो ये जो कंपनी का जो आप बोल रहे हैं ना 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ सब्सिडी का बोझ, ये सिर्फ सरकार के कंधे पर ही नहीं है, बल्कि ये कंपनियों के माध्यम से दिया गया, तो कंपनियों के कंधे भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि सरकार आज की सब्सिडी आज ही वापस नहीं करती, तुरंत नहीं दे रही है। तुरंत नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो सिस्टम है, पीएफएमएस बहुत बड़ा सिस्टम है और ये बहुत बड़ा देश है, इतने व्यापक देश में, विशाल देश में तुरंत तो एक बटन दबाई और हो गया, ऐसा तो नहीं ना। तो इसलिए आपको स्पष्ट बता दूं कि कंपनियों ने इसका कभी विरोध नहीं किया। अच्छा, कंपनियों ने कभी भी इस चीज का विरोध नहीं किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों को क्यों दे रहे हो या नहीं देना चाहिए, हमारे माध्यम से ही करो, ये कभी भी नहीं कहा कंपनियों ने। कैसे कहेगा बताइए। अगर कंपनियों का पैसा अगर 6 महीने या 8 महीने अटका रहता है तो उनके लिए तो नुकसान है ना। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब भी हो, आदरणीय कृषि मंत्री जी कह रहे हैं या भारत सरकार के प्रयास जारी है, मैं भी सरकार का हिस्सा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ इसमें करने में दिक्कतें हो सकती है, आ सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है। किसान की व्याख्या और फिर किसान कौन है। आज तो जैसे मेरी खेती मेरे गांव में, लेकिन मैंने तो बटाई में दे रखी है। आपकी खेती होगी तो आपकी खेती पे कोई और कर रहा होगा। तो अभी जो लैंड कल्टीवेट कर रहा है वो कोई और है, लैंड का ओनर कोई और है, सब्सिडी किसे जाएगी। खाद का इस्तेमाल तो वो बंदा कर रहा है जो खेती कर रहा है, या बटाईदार है तो आधा आधा कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं। लेकिन हर किसान को बराबर दिया नहीं जा सकता, लेकिन लैंड एरिया के हिसाब से दिया। सरकार के पास डाटाबेस के तौर पर अगर मैं देखूं तो डाटाबेस बहुत बड़ा डाटाबेस है। सॉइल हेल्थ कार्ड का डाटाबेस एक अलग है, देन किसान निधि का है, किसान क्रेडिट कार्ड का डाटाबेस है, पीएम किसान निधि का डाटाबेस है। ये सारा डाटाबेस इकट्ठा करने के बाद में अगर हम कंसोलिडेट करें तो डाटाबेस तो बन सकता है, नहीं बन सकता ऐसी बात नहीं है। लगभग 80% किसानों का भी बन जाए तब भी बड़ी यशस्वी तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि कंपनियां इसका विरोध कर रही है, ये कदापि सही नहीं है। नहीं, ये सोसाइटी में और बहुत सारे लोग, ये जब भी बात आती है कि सब्सिडी डायरेक्ट दे दी जाए किसानों को, एक बार फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने बोला था जब मनसुख मांडविया जी थे कि हम लगभग 21,000 रुपये प्रति किसान की सब्सिडी दे रहे हैं। ये 2-3 साल पहले की बात है, जब वो थे फर्टिलाइजर मिनिस्टर, तब 21,000 रुपये की बात प्रति किसान की बात आई थी कि हम इतना फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो क्यों ना दे दी जाए। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये जो कंपनियों की लॉबी है वो नहीं होने देना चाहती। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपने बात कही है कि जो कंपनियां हैं, कंपनियां इसका कभी विरोध नहीं कर रही हैं और कंपनियों के लिए सहूलियत ही होगी, बड़ी सहूलियत है, विरोध करने का प्रश्न ही नहीं है उसमें। और अगर ये डायरेक्ट सब्सिडी कर दी जाए डॉक्टर साहब, तो क्या ये जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की कुछ खादों की जो प्रवृत्ति है, क्या ये इसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है? बिल्कुल, मैं अब दोनों तरह के आपके सामने पक्ष रखता हूँ। एक कंपनी का एसोसिएशन का डीजी होने के नाते मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इसको कंपनियों का विरोध नहीं है। दूसरा, अगर ये कभी भी होता है तो कंपनियां इसका स्वागत करेंगी। कंपनियां सबसे पहले आकर के स्वागत करने वाली सबसे पहली कतार में कंपनियां होंगी। अब एक वैज्ञानिक के तौर पर मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिक के तौर पर जब आप किसी चीज का दाम वसूल करते हैं, भले ही उस पर आप बाद में सब्सिडी दे रहे हो, किसी चीज का पूरा दाम जब वसूल करते हैं तो किसान का विवेक जागृत होता है। जब उसको अपनी जेब से 10,000 रुपये देने हैं, भले ही उसमें से आप उसको 5,000 रुपये वापस मिलने वाले हो, लेकिन पहले तो उसको 10,000 रुपये अपनी जेब से देने हैं, तब वो सोच समझ करके चीजें लेगा। मुझे कितनी बोरी खाद की आवश्यकता है, उतनी ही बोरी मैं लूं, उससे मैं आधा किलो भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। अगर मैं किसान हूं या आप किसान हो, आप भी यही करेंगे। तो विवेकपूर्ण इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। और यही होने से दूसरी चीज ये होगी कि किसान सोचेगा कि अकेले यूरिया से काम बनने वाला नहीं है, मुझे फास्फोरस और पोटेशियम की भी आवश्यकता है, तो उसकी भी ज़रूरत मुझे थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए, उसके ऊपर भी मुझे खर्चा करना चाहिए। जो इस समय पोटेशियम बिल्कुल लेना नहीं चाहता, कम से कम वो पोटेशियम की तरफ जाएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट बिल्कुल लेना नहीं चाहता, कम से कम माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ जाएगा। उतनी ही निधि में, उतने ही पैसे में वो बहुत विवेकपूर्ण ढंग से उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसकी संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इसी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है
कि ये जो अभी ऑर्गेनिक का, नेचुरल फार्मिंग का, फिर केमिकल फार्मिंग का बहुत सारा वो चल रहा है, काफ़ी सारे लोग श्रीलंका का उदाहरण देते हैं, लेकिन मैं उस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारत सरकार ने कभी ये कहा ही नहीं कि पूरा देश ऑर्गेनिक हो जाए या पूरा देश नेचुरल फार्मिंग हो जाए। भारत सरकार ने कहा थोड़े थोड़े हिस्से में करिए और कोशिश करिए कि एक संतुलन बना रहे, प्रकृति का, धरती माँ भी बीमार ना पड़े। तो आप क्या सोचते हैं एक वैज्ञानिक के तौर पे और एक फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डीजी के तौर पे, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इस चीज़ में। जब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात हुई थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हुई, नेचुरल फार्मिंग की बात हुई, तो बहुत सारे मेरे जो साथी हैं जो मिलते रहते हैं उसमें, जो केमिकल फर्टिलाइज़र से उससे जुड़े हैं या के जो केमिकल ये है पेस्टिसाइड है उससे मैन्युफैक्चरर हैं उसके, तो उन लोगों ने कहा पता नहीं ये क्या कर दिया सरकार ने। आप क्या मानते हैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एक वैज्ञानिक के तौर पे दोनों पहलू से? पहले मैं आपको एक वैज्ञानिक पहलू के हिसाब से अपनी बात कहूँगा। हाँ। देखिए, मिनरल फर्टिलाइज़र जिसको केमिकल फर्टिलाइज़र आप कह रहे हैं, मैं मिनरल फर्टिलाइज़र बोलना चाहूँगा। मिनरल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल आप पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं, अच्छा। क्योंकि आपकी फूड रिक्वायरमेंट बहुत अधिक है, आने वाले समय में बहुत अधिक होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर हो जाएं। अच्छा। तो फिर आपको अल्टरनेट्स चाहिए, और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जैसा ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करो, ये भी कोई नहीं कह रहा है, और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि आपके पास पहाड़ी क्षेत्र है, आपके पास रेगिस्तान है, आपके पास समुद्र किनारे वाले एरियाज़ है, आपके पास ऐसे ऐसे क्षेत्र है जहाँ रेनफेड एरिया, जहाँ पे बरसात की वर्षा आधारित खेती होती है। इस तरह का जो वेरिएशन है, उसके मद्देनज़र आपके पास में अलग अलग विकल्प होना आवश्यक है। ये समय की ज़रूरत है, विकल्प होना अत्यंत आवश्यक है। सारी ज़मीन पर 141 मिलियन हेक्टेयर पर आप केमिकल तरीके से ही या मिनरल फर्टिलाइज़र के साथ ही खेती करें, ये संभव नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सैंडी सॉइल में अगर आप बहुत खाद डालते हो या उर्वरक डालते हो तो वो तो रिस कर बह जाएंगे, वो तो उसको मिलेंगे ही नहीं। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वो तो वॉश आउट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो विवेकपूर्ण इस्तेमाल साइंटिफिक अगर करना है तो आपको मैपिंग करना है देश की, और देश को देखना है कि कौन से एरियाज़ है जहाँ पर ऑर्गेनिक हो सकता है, कौन से एरियाज़ है जहाँ पर आपका नेचुरल फार्मिंग हो सकता है, कौन से एरियाज़ है जहाँ पे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो सकता है, कौन से एरियाज़ है जहाँ बायो फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से जा सकते हैं, कौन से एरियाज़ है जहाँ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो सकता है, और इसकी जानकारी आईसीआर ने सरकार को दी हुई है। अच्छा। तो ये मैपिंग हुई है और जानकारी है भी, लेकिन ऐसा करते समय किसानों की जो टेंडेंसी है वो एक थोड़ा सा आप उसमें आमूलाग्र बदल करने की आवश्यकता है। आपको बता दूं, साइंटिफिक तरीके से अगर देखेंगे आप तो नेचुरल फार्मिंग खराब नहीं है, साइंटिफिक तौर पर देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग खराब नहीं है, साइंटिफिक तौर पर देखें तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट खराब नहीं, ये भविष्य के अल्टरनेटिव्स है। अब फर्टिलाइजर एसोसिएशन की तरफ से आपको बता दूं कि कंपनियां इसका विरोध करने का कोई कारण ही नहीं है। अगर ये दूसरे वेंचर्स कमर्शियल हो जाते हैं तो कंपनियां उसमें इन्वेस्टमेंट कर देगी, कंपनियों को क्या फर्क पड़ रहा है, उनको तो बिजनेस करना है ना। ऑर्गेनिक तो हाँ बनाने लग जाएंगे, है अभी है बहुत बहुत बड़ी संख्या में ऑर्गेनिक बना रही है, लेकिन बड़ी जो कंपनियां हैं इस समय, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी भी ऑर्गेनिक विंग है, ऐसा नहीं है कि उनकी नहीं है। अगर वो ये सब कमर्शियल वेंचर अगर हो जाए, नेचुरल फार्मिंग जो जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, ये भी तो कमर्शियल चाहिए पड़ेंगे। कमर्शियल, हाँ, जब बड़े लेवल पे आप करेंगे 140 मिलियन हेक्टेयर एरिया में से 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया भी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया इसके लिए, तो इसके लिए तो कमर्शियल वेंचर चाहिए, ग्रामीण स्तर पर चाहिए। तो कंपनियां उस क्षेत्र में आ जाए, कंपनियों को तो इन्वेस्टमेंट करना है ना, इन्वेस्टमेंट कंपनियों के नहीं ऐसा कोई करार तो नहीं कर ले कि हम केमिकल फर्टिलाइजर ही बेचेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए ये फिर दूसरी भ्रांति है कि कंपनियों के बारे में ऐसा सोचा जाता है, जो कि गलत है। कंपनियां तो बिजनेस करने के लिए है। अगर ऑर्गेनिक का चल किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो तो ऑर्गेनिक का बिजनेस करना शुरू कर देंगे। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो बड़ी कंपनियां आज की है, जो आज इस क्षेत्र में, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई बिल्कुल गठबंधन कर लिया कि हम मिनरल फर्टिलाइजर करेंगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए साइंटिफिक तौर से अगर देखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस मुहैया हैं, और एक पॉलिसी
मेकर के तौर पर अगर आप विचार करें तो भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार अभी से इस दिशा में अग्रसर होना शुरू कर दे, क्योंकि केमिकल या मिनरल तरीके से जाने से बहुत सस्टेनेबल नहीं है। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, उसके आगे आपको अल्टरनेटिव्स चाहिए। भारत विश्व गुरु है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, वैदिक फार्मिंग और अब नेचुरल फार्मिंग, इसमें भारत विश्व गुरु है। भारत दुनिया को राह दिखाएगा। और अच्छी बात यह है कि आईसीआर जैसा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत के साथ होने के कारण इस दिशा में ऑलरेडी रिसर्च करना शुरू कर दिया है। और जो नेचुरल फार्मिंग के और भी यहाँ पर आचार्य देवव्रत जी जैसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत नई दिशा दिखाई है, इनसे सीखना चाहिए। और आगे इस चीज का स्कोप है, ये भारत को आगे ले जाकर रखेगा चीजें। जब दुनिया के पास रास्ता नहीं दिखेगा ना, तब भारत दुनिया को रास्ता दिखाएगा। उस हिसाब से भी ये उचित है। तो अच्छा, ये एक किसानों की ओर से थोड़ा मिथ है। मिथ बहुत सारे हैं एग्रीकल्चर में, जिनको दूर करना हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग एक्सपर्ट को ले आकर के। आप संयोग से दोनों प्लेटफॉर्म पे हैं, इधर भी हैं इधर भी है। तो एक मिथ ये भी है कि ये जो नेचुरल जो फार्मिंग है उसमें या ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फार्मिंग के मुकाबले प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो एक वैज्ञानिक के तौर पे आप क्या देखते हैं, ये सही बात है या फिर ये किसानों का एक भ्रम है? नहीं, ये दोनों के बीच की बात है। ये भ्रम भी नहीं है। अच्छा। और ये असत्य भी नहीं है। अच्छा। कैसे है? जब आप इतने सालों तक आपने मिनरल फर्टिलाइजर से खेती कर ली, हाँ, बाप दादाओं से लेकर के 1970 से मान लो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पिछले 60-70 साल से आप ये मिनरल फर्टिलाइजर्स के साथ खेती कर रहे हैं। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या मिनिमम से मिनिमम हो गई है। मिट्टी में हार्ड पैन बन गए, मिट्टी में पडलिंग कर करके फ्रेजी पैन्स बन गए, उर्वरकता कम हो गई, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत नीचे आ गया। ऐसी स्थिति में आप एक साल ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग करी और आप तुलना करने लगे कि लास्ट ईयर तो मेरे को 10 टन पैदावार हुई थी और इस साल तो 4 टन ही हुई। तो ये सिर्फ आपकी मूर्खता है और कुछ नहीं। उसको मौका तो दीजिए। जिस शरीर के ऊपर आपने इतना सारा प्रयोग किया और एकदम से दूसरे दिन से आप आयुर्वेद पे आ गए, अरे उस शरीर को मौका तो दो। तो उस मिट्टी को मौका मिलने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। 3 से 4 साल के बाद में रिज्यूनेट होती चीजें। अच्छा। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव में अपने खेत का और मेरा व्यक्तिगत अनुभव एक वैज्ञानिक के तौर पर आईसीआर का, 20 अलग अलग जगहों पे हमने ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत करी। अच्छा। शुरू में हाँ, शुरू में हमको लगता था कि ये जो कुरुक्षेत्र का मॉडल है वो पता नहीं क्या करते होंगे, देवव्रत जी का तो क्या करते होंगे। लेकिन जब हमने शुरू किया, पहले साल तो हमारे रिजल्ट खराब, अच्छा, दूसरे साल भी रिजल्ट खराब, लेकिन तीसरे साल से रिजल्ट ऊपर उठना शुरू हुए। अब आपको ये बता दूं कि सारी फसलों में नहीं हो सकता, सारे स्थानों पर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ फसलों पर और कुछ स्थानों पर ये बिल्कुल कारगर है, बिल्कुल सक्सेसफुल है, डायनेमिक है, कामयाब अप्रोच नहीं है। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि निश एरिया एंड निश कमोडिटीज। मतलब आपका एरिया डिसाइड है, विशेष क्षेत्रों में विशेष फसलों के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके जैसा हो नहीं सकता। नेचुरल फार्मिंग का आप रोटी खाएंगे। आप यह कुरुक्षेत्र में चले जाइए, आचार्य देवव्रत जी का जो वहाँ का जो आश्रम है, उसमें जाकर के वही गेहूं आप नेचुरल फार्मिंग का आटे की रोटी खा के देखिए, आपको लगेगा कि ये ऐसी रोटी मैंने सारे जीवन में खाई नहीं। वहाँ की बनी हुई दाल का हलवा खा लीजिए, आपको लगेगा ये क्या स्वाद है। तो इस तरह से जो, क्योंकि समस्या है कि 10 साल तक आप जब कर लोगे नेचुरल फार्मिंग, आपका सिस्टम इतना रिज्यूनेट हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीन्स, हार्मोन्स, उसके बाद में न्यूट्रिएंट तत्व तो है ही है, वहीं के वहीं बनना शुरू हो जाते हैं। आपको अलग से डालने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपने मान लीजिए कि मिट्टी में आपने फैक्ट्री लगा दी है फर्टिलाइजर की। अच्छा। ये मान के चलिए, हाँ, ये जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, ये डालने से आप सीधी सादी भाषा में आपने मिट्टी के अंदर ही फैक्ट्री लगा दी है। ऐसा हो जाता है, तो समय लगता है। तो जो मिथ की बात कर रहे हैं, अगर आपने 1 या 2 साल में ही अगर उसका इस्तेमाल करना है आप करने तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो खराब है, फेंक दो इसको उठा करके। शुरू में हम लोग वैज्ञानिक के, शुरू में हमारा भी यही विचार था, लेकिन जब
किया, करत करत अभ्यास के, वो वाली बात है ना। जब हमने खुद किया तो खुद करने के बाद हमको पता चला कि नहीं, ये इसको नेचुरल फार्मिंग को न्यूट्रिएंट सप्लाई वाला मॉडल मान के चलेंगे तो वो फेल है। अच्छा। नेचुरल फार्मिंग खेती करने की एक विधा है, वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने वाला मॉडल नहीं है। वो खेती करने की एक अलग मेथड है, विधा है। वो वैदिक परंपराओं से चली आ रही है, और वो विधा अलग तरह की विधा होने के कारण वो बहुत बढ़िया तरीके से क्वालिटी कम देती है आउटपुट, और समय के साथ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोगों को तो फिर उसमें जो कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र और अग्निअस्त्र चलाते हैं ना, हाँ। उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिस्टम अपने आप में रेजिलिएंट बन जाता है। जैसे कोई इंसान बहुत बढ़िया तरीके से खुराक उसको मिल रही है, वो वर्जिश कर रहा हो और रोज उसका शुद्ध हवा मिल रही हो, तो उसको काहे को दवा की जरूरत पड़ेगी, उसको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसी अवस्था है। तो ये सिलेक्टेड एरिया में इसको शुरू कर देना चाहिए, और भारत सरकार ने मिशन शुरू कर दिया। लेकिन फर्टिलाइजर कंपनी के तौर पर आप देखोगे, फर्टिलाइजर कंपनियों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज इधर कर रहे हो, कल उधर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उनका क्या फर्क पड़ता है उनको। इसलिए ये भ्रांति फैलाना कि नहीं फर्टिलाइजर कंपनियां विरोध कर रही है या कंपनियों की लॉबी है, कंपनियों की कोई लॉबी नहीं है। कंपनियां ऐसा कभी नहीं सोचती, और अभी भी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी नहीं कर पा रही है कंपनियां। तो दिक्कत तो ये है कंपनियों की कितनी रिक्वायरमेंट है अभी भारत में। जो 140 मिलियन हेक्टेयर हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, हाँ, उसको कितनी ज़रूरत है, कितना हम बना रहे हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं हम। न्यूट्रिएंट्स, और कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, न्यूट्रिएंट्स के तौर पर अगर हम देखें तो हम लगभग 35 मिलियन टन या 40 मिलियन टन के आसपास हमारी ज़रूरत में पूरा होना चाहिए टोटल। हाँ, लेकिन हम चूंकि हर साल क्षेत्र बदल जाता है, हर साल जैसे मक्के में एरिया बढ़ गया, किसी साल सोयाबीन में बढ़ गया, फिर कहीं कम हो गया, उसके हिसाब से ज़रूरतें घटती बढ़ती है। लेकिन मोटा मोटी आपको बता दूं कि लगभग सारा का सारा, लगभग नहीं, पूरा का पूरा 100% पोटेशियम क्लोराइड, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको हम कहते हैं, वो हम प्रदेश से ला रहे हैं। 100% पूरा पूरा बनता ही नहीं, बनता ही नहीं। अपने पास वो मिनरल ही नहीं है, जो कहाँ से बनाओगे आप, जो आपके पास है ही नहीं। पोटाश जो है हम बनाते ही नहीं, हम पोटाश बनता ही नहीं अपना, बाहर से आता है। 100%। दूसरा, हाँ, लगभग 98%, 99%। बाकी जो दूसरा फॉस्फोरस है उसका भी मोटा, मतलब लगभग 80% फॉस्फोरस हम बाहर से ला रहे हैं। अच्छा। हमारा जो सिंगल सुपर फॉस्फेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन वगैरह जो है, जिसमें फॉस्फोरस और सल्फर है, हमारे पास मिनरल्स बहुत कम है, रॉक फॉस्फेट बहुत कम है। अच्छा। जो रॉक फॉस्फेट है उसी का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। नाइट्रोजन में हम कहते हैं कि लगभग 50-60% नाइट्रोजन की सप्लाई हम इंडिया से करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन डोमेस्टिक है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल भी बाहर से आ रहा है। अच्छा। उसको इंटरमीडिएट्स कहते हैं। किसी आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए, आपको गैसेस चाहिए, तो ये तो चीज़ें आपको बाहर से लाना है। जब उसके लिए भी आपका बाहर के ऊपर डिपेंडेंस है। तो जो फर्टिलाइजर कंपनियां इस समय जूझ रही है, एक तो यहाँ प्रोडक्शन करना, क्योंकि एनर्जी नॉर्म्स है, उसके बाद में इतने स्ट्रिंजेंट सारी चीज़ें हैं कि कंपनियों को उसमें इन्वेस्ट करना बड़ा दिक्कत जा रही है, और बड़ी सारी कंपनियां सफोकेटेड फील कर रही है इस समय। और फिर सेक्टर पूरा रेगुलेटेड है, सरकार का कंट्रोल होना भी चाहिए, और कंट्रोल है, क्योंकि अगर इसमें कंट्रोल उठा दोगे तो अंधाधुंध इस्तेमाल होगा, और फिर सारी मिट्टी हमारी बर्बाद हो जाएगी, हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो आवश्यक भी है। लेकिन फिर कंपनियों को बिजनेस भी तो करना है, उनके लिए भी तो आप ब्रीदिंग स्पेस छोड़ेंगे, उनको भी तो सांस लेने की जगह चाहिए। तो उसके चलते रिक्वायरमेंट बहुत अधिक है। सरकार बार बार कहती है कि और फर्टिलाइजर लाओ और करो, तो बाहर से लाना भी है। फिर सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। रशिया यूक्रेन का वॉर हो जाता है, कहीं मिडिल ईस्ट में वॉर हो जाता है, चाइना अपनी मनमानी करता है, कहता है कि आज आपको फर्टिलाइजर दूंगा, कल कहता है कि मैं नहीं दूंगा। तो जो आपका दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस है वो आपको मजबूर कर देता है कभी कभी। इसलिए फर्टिलाइजर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। कम से कम फॉस्फोरस, जिसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट हमारे देश में बन रहा है, उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे करके उस सिंगल सुपर फॉस्फेट की इंडस्ट्री को हमको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। अभी कितना % हम अपने डिमांड का लगभग बना रहे हैं देश में? हाँ, सिंगल सुपर फॉस्फेट। हाँ। सिंगल सुपर फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन ही हम बना पा रहे हैं। उसमें मोस्टली हमारा जो फॉस्फोरस है वो डीएपी के माध्यम से बाहर से आता है, या ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से, टीएसपी के नाम से आजकल बाहर से आ रहा है।
ये सिचुएशन इस समय देश की तो है। मतलब वो जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आपकी डिपेंडेंसी इसकी दूसरे देशों पे ही है। बिल्कुल, फर्टिलाइज़र में आपकी डिपेंडेंसी दूसरे देशों में, उसका मेजर कारण ये है कि उसको आवश्यक जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास है नहीं। रॉ मट नेचुरली हमारे पास हमारे पास नहीं है ही नहीं, हमारे पास जो संपदा है ही नहीं, तो क्या हवा से लाएँगे क्या हम? है ना? तो इसलिए आपका डिपेंडेंस होगा ही होगा। तो किन किन देशों से हम क्या क्या मंगाते हैं मोटे तौर पे? बड़े जैसे सारे देश है, बड़े सारे देश है, जैसे मोरक्को है, अच्छा। फिर यहाँ आपका जॉर्डन है, और अच्छा। बड़े सारे देश है जहाँ से हमारा फास्फोरस आता है। वहाँ पे नेचुरली वो सब नेचुरली वहाँ पर उनके ज़मीन के अंदर वो उस चीज़ की चट्टानें हैं, उस तरह के मिनरल्स उनके पास में है। मिनरल्स हैं। जी, अच्छा। जी। रॉक फॉस्फेट हमारा भी है, लेकिन हमारे रॉक फॉस्फेट की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है कि हम उससे कोई डीएपी बना लें, उससे अच्छा। कोई ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बना लें, इस तरह की नहीं है। एसएसपी तो बनाते हैं, तो ये रॉक फॉस्फेट में ये होता है कि आपका फास्फोरस के अलावा सल्फर मिल जाता है, तो फास्फोरस और सल्फर की रिक्वायरमेंट आवश्यक है, तो वो हम यहाँ पे बनाते हैं, और हमारी इंडस्ट्री उसमें भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं कि छोटी-मोटी। बड़े-बड़े कोरोमंडल जैसे भी लोग सिंगल सुपर फॉस्फेट में यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पूरा किया हुआ है। और भी एसएसपी में बहुत छोटे-छोटे कंपनीज़ है, छोटे-छोटे लोगों ने, छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और उस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए उनको भी एनकरेज करने की आवश्यकता है सरकार की तरफ से। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये है कि जब हम नेचर ने हमारे पास दिया ही नहीं है, वो उसका रॉ मटेरियल ही नहीं दिया, तो हमारी डिपेंडेंसी उन पे है। जी, और इसी वजह से कई बार क्राइसिस भी बिल्ड होती है। बिल्कुल। जो आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बताई है, उसी वजह से जो क्राइसिस बिल्ड होती है, कई बार यूरिया की, कई बार डीएपी की। केवल फर्टिलाइज़र मटेरियल की नहीं, उसको लगने वाला जो रॉ मटेरियल है या इंटरमीडिएट्स है, वो भी तो आपके वो भी अफेक्ट हम होते हैं। इम्पोर्ट कर रहे हैं। वो भी तो आप दूसरों से ले रहे हो। हाँ। अब आपका लड़ाई हो गई, लड़ाई बंद होने हो के गया बाद में रास्ता। अब हाँ, टैरिफ वगैरह का तो इमीडिएट इफेक्ट फर्टिलाइज़र पे नहीं आया, लेकिन हमारे जो इंटरमीडिएट्स है वो तो अफेक्ट होते हैं ना टैरिफ से भी, हाँ, ट्रम्प टैरिफ से भी। बिल्कुल। तो उसके कारण सप्लाई नहीं हो पाती है, सप्लाई नहीं होने से फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट होता है एडवर्सली। पूरी चेन है उसमें, जी, जी, जी। पूरी चेन है उसमें। एक सवाल मैं ये भी लेना चाहूँगा कि ये जो इंडो गंगेटिक प्लेन में कई बार आपसे वैसे भी बातचीत हुई है, ये जो सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता था, इसमें सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो बेस है इसका, वो कितना पहले था, कितना रह गया है, और कैसे ये बढ़ेगा? और बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें गेहूँ धान का ही ज़्यादा पैटर्न है। इंडो गैंगेटिक प्लेन की जो मिट्टियाँ है ये एलुवियल सॉइल कहलाती है। हाँ। गंगा नदी द्वारा जो एलुवियम बहा के आया है, बह कर के आया है, हाँ। उसका डिपोजिशन होते होते ये मिट्टियाँ बनी हैं। ये कोई चट्टानों से मिट्टी नहीं बनी है। अब इसमें लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स है। अच्छा। लिमिटेड न्यूट्रिएंट होने के कारण उपजाऊ तो है, क्योंकि बाढ़ हर साल आई, बाढ़ ने वहाँ डिपोजिशन किया, तो उपजाऊ तो है। बाढ़ अपने साथ में न्यूट्रिएंट भी लाई हिमालय से, लेकिन बहुत लंबे समय से धान गेहूँ करने से वो जितनी क्षमता थी उसकी एक्सप्लॉइट हो गई। उसके चलते जब ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उस समय के जो आंकड़े हैं वो बताते कि 0.7-0.8% सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन होता था, जो अभी घट करके 0.25% के आसपास आ गया, जो चिंता का विषय है। कई क्षेत्रों में उससे भी नीचे है। तो ये लगातार धान गेहूँ करने से और लगातार नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से ये सिचुएशन पैदा हुई। अब इसको बढ़ाने के उपाय जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें। केवल एनपीके नहीं, उसके साथ में हरा चारा या हरी खाद या गोबर की खाद या सूअर की खाद, इस तरह की खादें भी मिलाना आवश्यक है। अगर ये नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन की सप्लाई उसके अंदर नहीं हो पाएगी। इसी तरह से बायो फर्टिलाइजर्स बड़ी संख्या में, बड़े मात्रा में यहाँ इस्तेमाल करने की आवश्यकता है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहे। बायो फर्टिलाइजर के द्वारा लगभग 15 से 20% सप्लीमेंटेशन अगर आप कर देते हैं तो उतना 20% अमाउंट आपका मिनरल फर्टिलाइजर का कम हो जाएगा। तो उसके चलते हुए काफ़ी मिट्टी में काफ़ी सुधार होने की संभावना है। तो ये 0.25 जो आप बता रहे हैं, इससे नीचे आने पे क्या ये मतलब ये माने कि बहुत सारे एरिया बंजर भी हो सकता है? ऑर्गेनिक कार्बन इससे नीचे आने से क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक कार्बन पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, मिट्टी के कणों को बांध के रखता है। बिल्कुल। अब ये मिट्टी के कण बंधेंगे नहीं, तो बरसात होगी तो रन ऑफ के साथ मिट्टी का कटाव होगा, बहुत ज़्यादा कटाव हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये, और ऑर्गेनिक कार्बन सिर्फ बांधने का काम नहीं करता, ऑर्गेनिक कार्बन इटसेल्फ
एक स्लो स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रिएंट कहते हैं कि एक न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की एक स्लो स्ट्रीम होती है ऑर्गेनिक कार्बन। अच्छा। और बड़े सारे काम करता है ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी के अंदर, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सबको बांधने का, जैसे इंसान में रीढ़ की हड्डी होती है वैसे ये ऑर्गेनिक कार्बन रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है मिट्टी में। अब वही कम होता जा रहा है। अब वही कम होता जा रहा है, तो उसको समझने की, संवारने की आवश्यकता है। लेकिन ये नहीं है कि आप उसके अंदर कुछ कंजर्वेशन के तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि 2% से ऊपर चला, 2% के ऊपर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, भारत का रहता क्लाइमेट 1% के अंदर ही। हाँ, भारत का क्लाइमेट कभी भी मतलब इस तरह का नहीं है कि आप बहुत अंधाधुंध तरीके से उसका भी बढ़ावा दे दे। तो उसकी भी धीरे धीरे करके ही उसमें वृद्धि होगी। जैसा टॉनिक धीरे धीरे करके ही इंसान को रिजुनेट करता है, वैसा। एक बस लास्ट जानकारी आपसे लूँगा कि ये जो अभी पराली का एक मुद्दा है, आपसे एक बार पहले भी बात हुई थी कि 1 एकड़ में अगर कोई किसान पराली जलाता है तो कितना फर्टिलाइज़र का नुकसान कर देता है। एक तरफ हम फर्टिलाइज़र खरीद रहे हैं, इतने महंगे फर्टिलाइज़र है, देश का पैसा लग रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तमाम पूरी उसमें मशीनरी लग रही है। दूसरी तरफ जो ज़मीन में उपलब्ध है उसको भी हम जला दे रहे हैं। जी। तो 1 एकड़ में कितना जला देता है और वो कितनी कीमत उसकी लगभग हो जाती है? मेरे पास पहले आंकड़े होते थे, अभी मेरे पास ज़ुबानी याद नहीं पड़ रहा है मुझे। हाँ। पहले मेरे पास सब हाँ। आंकड़े हैं इसके। हाँ। और मैं अक्सर बताया करता था मेरे हाँ, उसमें। बिल्कुल आप ही ने बताया था मुझे। हाँ, तो ये जो इसमें होता है कि सबसे बड़ा नुकसान होता है कि सारी चीज़ें ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। जब जलाता है वो। जब जला नेचुरली किसी भी चीज़ को जलाओगे तो ऑक्साइड बन जाएगा। हाँ। और पराली एक बहुत बढ़िया सोर्स होता है। पराली अगर उठती नहीं है, जलाई नहीं जाती और खेतों में मिला दी जाती है, तो वहाँ का न्यूट्रिएंट वहीं हो जाता है। और उसमें पोटेशियम का लॉस, फास्फोरस का लॉस और नाइट्रोजन का लॉस, लगभग मुझे याद पड़ रहा है कि 2.5 किलो नाइट्रोजन ऐसा कुछ है। तो काफ़ी नुकसान काफ़ी होता है। और लगभग 1 एकड़ में 1200 रुपये का या 1300 रुपये का नुकसान ऐसा कुछ ओवरऑल होता है, हो जाता है। ये मैंने अभी मेरे फिगर्स को ऑफिशियल ना माने आप, क्योंकि मेरे को अभी श्योर नहीं है फिगर्स, लेकिन नुकसान तगड़ा होता है। नुकसान तगड़ा हो जाता है, बिल्कुल। इकोलॉजी को भी और मिट्टी को भी बहुत तगड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान 1 साल के लिए नहीं है, ये परमानेंट नुकसान है। जब जलाते हैं आप। जब जलाते हैं तो आने वाली नस्लों के लिए आप मिट्टी का नुकसान कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। डॉक्टर साहब ने अलग अलग पहलुओं पे, इंडस्ट्री के लेवल पे, एक वैज्ञानिक के तौर पे, एक किसानों की ओर से भी, सब तरफ से अलग अलग जो सवाल हैं उसके जवाब डॉक्टर साहब ने दिए हैं। और 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पे जो इन्होंने बात कही कि एक तो डीबीटी का इंडस्ट्री कभी विरोध नहीं कर रही है, और दूसरा ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग के विरोध में इंडस्ट्री नहीं है, और उसकी वजह बताई। तो डॉक्टर साहब का काम क्लाइमेट चेंज पे भी बहुत है, सॉइल हेल्थ पे तो बहुत लंबा काम है डॉक्टर साहब का, उस पर भी हम कभी कोशिश करेंगे, जब वक्त निकालेंगे डॉक्टर साहब तो उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आज की जो जानकारी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और डॉक्टर साहब आप आए, आपने समय निकाला, आपने जो मिथ है इंडस्ट्री को लेकर के, फर्टिलाइज़र को लेकर के, डीबीटी को लेके, वो दूर किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इंडस्ट्री सामने आती नहीं तो वो चीज़ें दूर होती नहीं हैं, और आपने ये बात कही, बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये मिथ भी दूर होंगे और किसानों को इस पे बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।